सत्य या समाज, जहाँ होती है हर मुद्दे पर बात, विचार है, विमर्श है, हल है, निष्कर्ष है, हर सवाल का हाजिर है जवाब, जिससे जुड़ा है परंपरा संस्कृति, संप्रति 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 संप्रति। नमस्कार, संप्रति में आपका स्वागत है। मैं हूं अमन कुमार। आज संप्रति में हम जिस मुद्दे पे बात करेंगे वो मुद्दा बहुत बड़ा है और उससे हम आप सभी प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए हम आज की बातचीत में इस मुद्दे पे इसलिए बात करने के लिए बैठे हैं कि अगर कोई इसके गिरफ्त में आ रहा है या कोई आने वाला है तो हम कैसे बचाएं। इसीलिए हमने अपने कार्यक्रम का नाम भी दिया है कि नशे से सावधानी और उसका समाधान क्या होगा। और चिंता इसलिए भी बड़ी है कि लगातार जो पुलिस केसेस जो आ रहे हैं, पुलिस जो FIR दर्ज कर रही है तो उसके जो रिकॉर्ड होते हैं उसकी संख्या जो है वो झारखंड में लगातार जो है वो बढ़ने लगे हैं। यानी अगर सिर्फ 3-4 सालों में ले तो 2019 से लेके 2023 तक अगर आएंगे तो वो आंकड़ा लगभग 5 गुना हो गया है। इसलिए हमको, आपको, सबको सावधान होने की आवश्यकता है। इस मुद्दे पे हमने बातचीत करने के लिए आज अपने स्टूडियो में 2 खास मेहमान को बुलाया है। श्रीमती माफ़ कीजिएगा, डॉक्टर सीमा ममता मिंज, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में है, और डॉक्टर भूमिका सच्चर जी, ये जाने मानी जो हैं वो मनोवैज्ञानिक हैं और इनके पास जो है केसेस आते ही रहते हैं। हम इन दोनों से बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर इस समस्या से हम कैसे बचें। डॉक्टर भूमिका, आप के पास तो कई केसेस आते होंगे इस तरह से। अगर प्रारंभिक बातचीत अगर करें कि तो कैसे अनुभव रह रहे हैं, किस एज ग्रुप के बच्चे ज़्यादा शिकार हो रहे हैं इसके? देखिए, नशा जो है वो हर एज ग्रुप में पाया जाता है। अभी जो हम लोग केसेस देखते हैं प्रैक्टिस में या जो हमारे पास केसेस आ रहे हैं वो यूजुअली केसेस आते हैं आपके स्कूल गोइंग बच्चों में बहुत ज़्यादा नशा दिख रहा है। अगर हम बोले 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास के बच्चों में रीज़न है एकेडमिक प्रेशर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो उनको दी जा रही हैं उस वजह से, और जो मतलब यूथ है हमारा 19 साल, 20 साल, 22-23 साल, 24-25 साल के जो युवा पीढ़ी है, मेल फीमेल दोनों की मैं बात करूंगी। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ सिर्फ मेल की बात करें, दोनों के केसेस आ रहे हैं। उसकी वजह जो रहती है रिलेशनशिप इश्यूज एंड वर्क प्रेशर। तो ये 2 कैटेगरी में बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। और अगर हम इसके बाद की जो लेटर अडल्ट, मतलब अगर हम 30 साल के बाद की, तो उनका एक वो आ गए हैं आपका अल्कोहल डिपेंडेंस में, मतलब वो उसके आदी हो चुके हैं। वो नशा ले रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, भर्ती हो रहे हैं, इलाज चल रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है, फिर वो छोड़ते हैं, फिर रिलैप्स हो जाते हैं। तो इस तरह के डिवीजन में बहुत सारे केसेस आते हैं। आ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल आ रहे हैं। बच्चों के तो बहुत केसेस आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। पेरेंट्स लेके आ रहे हैं, टीचर्स मोटिवेट करते हैं कि आप जाइए, आपके बच्चे में ये हम लोग चेंजेस देख रहे हैं लगातार 1-2 महीने से, तो वो लेके आते हैं, बिल्कुल आते हैं। बच्चों के केसेस बहुत आ रहे हैं, 10वीं, 11वीं, 12वीं अगर हम बोले युवा जी। जो तो हम इनसे डॉक्टर ममता मीन से समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, आप जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं, आप क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव वार्डन भी हैं अपने यूनिवर्सिटी की, तो मैं ये समझने की कोशिश करना चाहता हूँ कि आपके यहाँ क्या स्थिति है या इस शहर में क्या अभी हालात हैं और कैसे इससे निजात पाया जाए? हालात, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि अवेलेबिलिटी जो होती है ड्रग्स की, वो ये जो इलाका है उसको अगर हम लोग बोले तो गांजा या चरस, जो कि एक ही मतलब फैमिली को बिलोंग करते हैं उन लोग, लेकिन बस वही होता है कि परसेंटेज उसका अलग अलग होता है। तो ये अवेलेबल तो होता ही है और बहुत ही कम दाम में आपको मिल जाता है। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न है अपने। फिर दूसरा आपने बोला कि क्या मतलब यूनिवर्सिटीज़ में
और जो इलाके में स्कूल यूनिवर्सिटी में बेसिकली किस तरह से है। तो यूनिवर्सिटी चूँकि हमारे यहाँ अधिकतर जो भी स्टूडेंट्स आते हैं उन लोग 50% आप बोलेंगे कि उन लोग हॉस्टल में रहते हैं, 50% जिनका रेसिडेंस। तो उसके चलते क्या होता है कि उन लोगों में ज़्यादा संभावना होती है कि हाँ उन लोग उसके गिरफ्त में आ जाते हैं। और इसके अलावा भी चूँकि झारखंड अगर हम लोग देखेंगे तो बड़ा ओपन कल्चर है यहाँ पे, तो बहुत सारा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ये उसके नेगेटिविटी भी है और इसके पॉजिटिविटी भी है। और इसके आने के चलते और फिर अल्कोहल वगैरह जो है, जो इनिशियल स्टेज में लोग लेते हैं, उसके बाद फिर स्मोक या फिर जो गांजा वगैरह, ये जो है कि मतलब फिर चूँकि वो माइंड अल्टरिंग ड्रग्स होते हैं बेसिकली, इसलिए एडिक्शन तो होना ही है। बच्चे कैसे इससे दूर रहें, इसको क्या आपको समाधान लगता है? बच्चे दूर है ऐसा कहना तो मतलब मुश्किल है इसको, मतलब क्योंकि वो लोग, उन लोग को ही पता नहीं होता है कि हम लोग किस तरह से इसमें आ जाते हैं या, और इसको लेकिन ज़्यादा समझना होता है कि एडिक्शन जो है वो किस तरह से बढ़ती है। तो इसको अगर देखा जाए तो 4 स्टेजेस इसके होते हैं जो कि एडिक्ट हो जाते हैं बाद में। जो पहला स्टेज होता है वो एक्सपेरिमेंट, आउट ऑफ एक्सपेरिमेंट, क्योंकि एक ऐसा स्टेज होता है कॉलेज गोइंग बच्चों का कि उन लोग जस्ट +2 पास करते हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि एक्सपेरिमेंट करें, कुछ हम एक्सपीरियंस ले ले, हम कुछ थ्रिल, कुछ एडवेंचर और इस तरह से। तो ये फर्स्ट स्टेज होता है जो कि एक्सपेरिमेंट के तौर पे उन लोग सबसे पहले लेना शुरू करते हैं। उसका सेकेंड स्टेज जो आता है उसको कैजुअल स्टेज हम लोग कहेंगे इसको, और वो स्टेज होता है जो कि बियॉन्ड एक्सपेरिमेंट चला जाता है। कैजुअल स्टेज मतलब जब आप पार्टी में आप जा रहे हैं या कुछ इस तरह से ग्रुप में आप जा रहे हैं, 15 दिन पढ़े, 20 दिन पढ़े, आपको थोड़ा सा मोनोटोनस लग रहा है, तो बोरिंग सा लाइफ है, चलो कहीं चलते हैं, हैंग आउट करते हैं। और ये वो स्टेज होता है जिसमें कि लोग मतलब थोड़ा खुलना चाहते हैं, क्योंकि ड्रग्स या अल्कोहल ऐसा चीज़ होता है जो कि थोड़ा टॉकेटिव कर देता है, लोगों को फ्री कर देता है, माहौल को हल्का कर देता है। तो उसमें क्या हो जाता है कि लोग लेते हैं। लेकिन फिर यहाँ पे एक और बात आती है कि आपका प्रेशर, तो पीयर प्रेशर एक होता है, आपको पीयर ग्रुप मिल रहे हैं क्योंकि एक ही तरह के बच्चे अगर हैं आप उनके साथ रह रहे हैं। और पीयर प्रेशर होता है वो भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 2 तरह से होता है। डायरेक्टली वो होता है जिसमें कि आपको वो लोग थ्रेटन कर रहे हैं, आपको उन लोग रिडिक्यूल कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं कि ये तो लेता ही नहीं है, या देखो देहात का है, गांव का है। तो वो एक जो है डायरेक्ट प्रेशर। और इनडायरेक्ट प्रेशर में ये होता है कि ठीक है वो उसके साथ जा रहा है, प्रेशर तो वो नहीं दे रहा है, लेकिन उसको फिर ये लगता है कि अगर हम इस ग्रुप में हैं तो हमको किसी ना किसी तरीके से इसके जैसा हम अगर होंगे नहीं तो अदरवाइज़ इन लोग हमको वैलिडेट नहीं करेगा, या हम इसके जैसा मतलब इक्वल नहीं हमको ट्रीट करेगा। तो ये सेकेंड स्टेज होता है। जो थर्ड स्टेज, उसमें क्या हो जाता है, आपको फिज़िकल डिपेंडेंसी हो जाती है। फिज़िकल डिपेंडेंसी जिसमें कि आप मेडिकल असिस्टेंट जनरली लोग सीख करते हैं इस समय में, और ये वो स्टेज है जिसमें माँ बाप को भी पता चल ही जाता है ऑलमोस्ट, या जो भी उसके ग्रुप रहते हैं, फ्रेंड्स रहते हैं, उन लोग जान जाते हैं क्योंकि फ़िज़िकल डिपेंडेंसी आ जाती है, सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। और फोर्थ स्टेज जो होता है जिसको कि स्किड रो बोलते हैं, उसमें कम्प्लीटली कोलैप्स, मतलब अब वो मेडिकल सीख भी नहीं करेगा, वो मेडिकल के लिए भी हेल्प लेना नहीं पसंद करेगा। और एक तरह से डेट्रोएशन जो होता है वो 3 फेज़ में हो जाता है। उसका मेंटल होता है, फिजिकल तो होता है, सोशल भी हो जाता है, क्योंकि घर वाले लोग भी पूछना बंद कर देते हैं, फैमिली पूछना बंद कर देगी तो ऑब्वियसली वो कहाँ जा रहा है, कैसे रह रहा है, लोग मतलब त्रस्त हो जाते हैं। कुछ साइंटिफिक मतलब साइंटिस्ट ये भी बोलते हैं कि 5th स्टेज होता है। ये स्टेज वो स्टेज होता है जब पैसा मिलना बंद हो जा रहा है। एडिक्टेड तो वो है ही, लेकिन पैसा मिलना बंद हो जा रहा है जिसके चलते अब वो उसको यूज़ नहीं कर रहा है। लेकिन चूँकि वो एक तरह से एडिक्टेड तो है ही, लेकिन उसको मिल नहीं रहा है, तो क्या है वो छोड़ दे रहा है, जैसे 1 महीना 2 महीना इस तरह से, और इसको रिकवरी बोलते हैं। बट एक्चुअली ये रिकवरी नहीं होता है, वो फिर से उसको जो है कि मिलेगा, या पैसा अगर मिल रहा है तो वो उसको फिर से लेना शुरू कर देगा। जी। एक डॉक्टर ममता एक बहुत अच्छी बात बता रही थी कि पीयर ग्रुप का जो भी, और मुझे लगता है कि बहुत कुछ जो जीवन में हम में से कई लोग जो गलत लत के शिकार हुए, उसमें कहीं ना कहीं अपने वो उस ग्रुप का बड़ा अहम योगदान रहता है। जी, तो उससे कैसे बचा जाए?
ठीक है, बेसिकली जो आप अभी पूछ रहे थे कि कैसे बच्चे इससे रुकें, कैसे इसका समाधान हो, तो सबसे पहले अवेयरनेस, जो बिल्कुल बात नहीं होती है। आप देखते होंगे कि पेरेंट्स इस बारे में बात नहीं करना चाहते हैं घर में। ओपन कल्चर है, पर ओपन कल्चर का भी नेगेटिव साइड बहुत है कि आप फिर उसको स्टिग्मा की तरह भी ले रहे हैं, आपको बात भी नहीं करनी है। स्कूल्स में इसके बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं है, कुछ भी नहीं है। पीयर प्रेशर को हैंडल करने के लिए या कैसे आप सोशली एडजस्ट हो, उसके लिए आपको स्कूल में सोशल स्किल्स क्लास एक अलग से कराने चाहिए। लाइफ स्किल अप्रोचेस स्कूल में यूज़ करनी चाहिए। हाउ टू से नो, ठीक है, अगर मेरा फ्रेंड कुएं में कूद रहा है तो मुझे नहीं कूदना है, कि हम कैसे ना बोलना सीखें, ये बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है। और बच्चे क्यों नहीं बोल पाते हैं ना, क्योंकि वो फिट होना चाहते हैं उस कैटेगरी में। अच्छा, ठीक है, वो फिट होना चाहते हैं। पीयर प्रेशर कहाँ से आएगा? अच्छा ले लो, क्या होता है, जैसे बच्चा अगर मेरे पास आ रहा है, मैं इंटरव्यू कर रही हूँ बच्चे की, एडिक्शन से पहले जो हम लोग का फर्स्ट स्टेज रहता है इंटरव्यू, तो हम बच्चे की करें तो हम बोले क्यों तुम इस नशे में गए? दोस्त ने बोला। दोस्त ने बोला तो क्या बोला कि ले लो तुम्हें अच्छा लगेगा, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंटल यूज़ की बात की, ले लो अच्छा लगेगा। डेफिनेटली लेते क्या है स्कूल गोइंग बच्चे, हम बच्चों की ही मैं बात कर रही हूँ, व्हाइटनर जो इजी अवेलेबल है, जिसका जो इलिसिट ड्रग नहीं है, कहीं भी मतलब आपको इजी मिल जाएगा वो दुकान में। बाम, ठीक है, व्हाइटनर, कफ सिरप्स में भी कुछ कैटेगरीज हैं, व्हाइटनर, पेट्रोल, ये आपको मिलेंगे, ये तो जो बच्चे ले रहे हैं। क्यों? तुरंत हाई होता है, तो यहाँ से ये शुरुआती, फिर वो जाता है आपका गांजा, फिर बच्चों को अभी उसका एक डिपेंडेंसी हो गया, तो अब उनको उससे वो नशा नहीं आ रहा है, तो फिर वो बच्चे जाएंगे आपके गांजा, अल्कोहल, इसमें जाएंगे। पर शुरुआत बच्चों की इन्हीं से होती है। बाम अगर बच्चा स्कूल में लेके आया है तो क्यों लाए हो? सिर दुख रहा है, मुझे सर्दी है, डॉक्टर ने बोला है। व्हाइटनर मुझे यूज़ है प्रोजेक्ट वर्क के लिए, आप ये बोल सकते हो इजीली। तो ये बहुत कॉमन हम लोग देखते हैं। तो हाउ टू से नो, जिसको हम लोग बोलते हैं असर्टिवनेस ट्रेनिंग, सोशल स्किल्स में बच्चे को कैसे अपना एक अप्रोच रखना है। तो जो हमारे आजकल जो पेरेंट्स जो हैं बच्चों को सोशली इंटरेक्टिव नहीं कर रहे हैं, घर में है, ट्यूशन क्लासेस आप भेज रहे हैं, पर वो एक सोशल इंटरेक्टिव प्लेस नहीं है, बच्चे ओवरबर्डन हो रहे हैं। तो बच्चों को कैसे सोशली एडजस्ट होना है, कैसे बात करनी है, कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, ये जब हम तक बात नहीं करेंगे तब तक नहीं समझ आएगा। तो क्या इसके नुकसान है, ठीक है, हम लेते हैं तो क्यों हमें अच्छा लगता है, तो क्यों हमें इसकी आदत हो जाती है, उस बारे में भी खुल के बात करनी बहुत ज़रूरत है यहाँ पे। तो बेसिकली समाधान यही है, अवेयरनेस प्रोग्राम, खुल के बात करनी चाहिए इसका शुरू से ही स्कूल में, कि ये आएगा, तुम्हें अप्रोच होगा, तुम्हें सोशल गैदरिंग्स में तुम्हें दिया जाएगा, तुम्हारे आसपास हो सके तुम्हारी फैमिली में तुम्हारे पेरेंट्स ड्रिंक कर रहे हैं, तुम देख रहे हो, तो वो एज फैक्टर भी बेटा बहुत मैटर करता है कि आप कितने उस एज में कितने सेंसिबल हो, आप क्योंकि आप जब वो नशा ले रहे हो तो आप हाई के लिए ले रहे हो, आप टेंशन फ्री होने के लिए ले रहे हो, तो आप उसके आदी जल्दी हो जाओगे, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें, और नशा हम लेते हैं तो हैप्पी गो लकी रहने के लिए, जैसे इन्होंने बोला कि टॉकेटिव हो जाते हैं, मज़ा आता है, तो हम उसके लिए शुरू करते हैं। तो उसके और भी साधन हैं। तो सोशल स्किल ट्रेनिंग बच्चे में, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, कि तुमको और चीज़ों में भी अच्छा लग सकता है। तो ये सब वजह से इन सब चीज़ों को इनका मतलब स्कूल में प्रोग्राम्स के थ्रू, पेरेंट्स घर में यूज़ करके बिल्कुल समाधान किया जा सकता है। किया जा सकता है। बता रहे हैं कि अब ज़्यादा आप उनसे जो है वो कम्युनिकेशन रखें, लेकिन ये बहुत दिनों से हम लोग संस्कृत में पढ़ते थे कि शिकारी आएगा जाल बिछाएगा तुम फंसना नहीं लेकिन फिर भी लोग फंस रहे हैं। बिल्कुल फंसेंगे। तो उसमें जो शैक्षणिक संस्थानों की, जैसा कि डॉक्टर भूमिका ने कहा कि शुरुआत वहीं होनी चाहिए, ठीक है, और एक ज़्यादा वक्त बिताता है बच्चा, तो उसमें शैक्षणिक संस्थानों की क्या भूमिका हो सकती है? देखिए, शैक्षणिक संस्थानों की तो जो भूमिका रहती है उससे ज़्यादा फैमिली की भूमिका होती है, ठीक है, और उसमें पेरेंट्स की, क्योंकि पेरेंट्स को पहले से जो ओपन भी डॉक्टर सच्चर ने बोला कि नहीं, ओपन रहना चाहिए, उन बात करनी चाहिए, क्योंकि जब एडिक्ट हो जाता है, शैक्षणिक संस्थान भी नहीं, जो सपोर्ट करते हैं फैमिली करते हैं, पेरेंट्स करते हैं, तो उनको ये चीज़ों को बतलाना चाहिए कि एडिक्शन है क्या, या ये ड्रग्स क्या, क्यों इसको एडिक्टिव बोला जाता है। मतलब अगर आप स्केल में भी देखिएगा तो हेरोइन और ये सब के बाद 8वां नंबर शायद अल्कोहल का आता है, 5th नंबर टबैको है, एनी फॉर्म ऑफ टबैको। सो अब ये इतने एडिक्टिव होते हैं, एडिक्टिव इसलिए बिकॉज जो माइंड को अल्टर कर देते हैं, आपके माइंड डिपेंडेंसी आ जाती है, क्योंकि माइंड फिर उस केमिकल को
जब लेगा तभी जा कर के वो एकदम नॉर्मल बिहेव करेगा। और जैसे मैम ने भी बोला कि नहीं, सब जो भी मतलब डेनराइट ले रहे हैं या जो भी बाम ले रहे हैं और ये सारी चीज़ों का, तो और हाई जो करता है, किक करता है, ये सारा चीज़, तो ये एक्चुअली ब्लड में ही जाता है, ब्लड में जाता है, देन उसके बाद ब्रेन में। इसलिए उसको स्नीफ करके ले रहे हैं, या इंजेक्ट करके ले रहे हैं, या उसको स्मोक के थ्रू ले रहे हैं। तो ये तीनों तरीके से ले रहे हैं। तो बच्चे लोगों को जो शैक्षणिक संस्थानों में नो टू ड्रग्स तो रहता है, लेकिन ये तब हो जाता है क्योंकि वहाँ इतना माहौल ही रहता है कि वहाँ पे मतलब अवेलेबल ही रहेगा। बच्चे लोग हैं जो कि हॉस्टल में हैं, तो उन लोग बिल्कुल अपने माँ बाप से दूर रह रहे हैं। तो लेकिन शैक्षणिक संस्थानों का यही है कि जो रोल है वो ये है कि जैसे कि हर एक शैक्षणिक संस्थानों में DSW रहते हैं, उसके अलावा भी जो है काउंसलिंग वगैरह सब होते हैं। जैसे हमारे यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा ये है कि हमारे जितने भी टीचर और स्टूडेंट्स जो होते हैं, उन लोगों में टॉक या कुछ भी उन लोगों को परेशानी होती है तो हम लोग हमेशा मतलब अवेलेबल होते हैं, हर एक चीज़ों को लेकर के होते हैं। और इनफैक्ट ये सारी चीज़ों को गैदर करने या नॉलेज, अदरवाइज़ मेरा बिल्कुल ये बैकग्राउंड नहीं है, बट मैंने इसलिए इसको इतना कुछ किया कि क्या कारण है, एडिक्शन ही क्यों, इसको क्यों बोलते हैं, क्यों इस तरह से होता है। तो ये मुझे इतना ज़्यादा हॉन्ट करता था। बच्चों को भी मैं जब भी होता है तो मैं इन सारी चीज़ों पे बात करती हूँ उन लोगों से। कुछ ऐसे पेपर्स मेरे थे तो मैंने उन लोगों को बिल्कुल 3-4 क्लासेस उस पर मैं लेती थी और मैं बतलाती थी कि इसका क्या इफ़ेक्ट होता है, ये कब मतलब क्या कर देता है या किस तरह से, क्योंकि हर एक ड्रग्स जो होते हैं वो अलग अलग अफेक्ट करते हैं, मतलब उसका अफेक्ट करने का तरीका अलग होता है। और उसके बाद फिर लोग, जैसे अभी मैडम ने बोला कि जैसे डेनराइट हो गया या जो आपको बाम वगैरह हो गया, तो ये सब जितने भी होते हैं सब अधिकतर आपको मतलब लो डाउन करता है, तो ब्रेन में 3 तरीके से अफेक्ट करता है ये जो भी ड्रग्स होता है वो। एक जैसे वो ब्रेन में जाता है तो एक होता है कि वो आपको अपर करता है, मतलब स्टिमुलेंट करता है आपको। दूसरा जो अफेक्ट करता है वो आपको डाउनर करता है, और या उसको आप बोल सकते हैं डेप्रेसेंट बोल सकते हो, डाउन कर देगा। और जैसे कि हेरोइन हो गया, उसको लेने के बाद आपको थोड़ा नींद थोड़ा सा लगेगा, या आपका जो ब्रीदिंग होता है वो बिल्कुल लो हो जाता है। मतलब उसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए हाई डोज ऑफ हेरोइन अगर होता है तो जो पल्स रेट हमारा 18 1 मिनट में होता है, उसको अगर हाई डोज ऑफ हेरोइन हो जाता है तो 1 मिनट में 1 से 2 पल्स रेट चला जाता है। अभी मैं इस तरह से पढ़ भी रहा था किसी एक यूनिवर्सिटी दूसरे झारखंड से बाहर जी कि किसी बच्चे की मौत भी हो गई, और बाद में जो पता जी, चला तो हाँ। तो कारण ये रहा। हाँ जी। हाँ बिल्कुल। तो उसमें इसलिए भी होता है क्योंकि ना इसका एक बड़ा पिक्यूलियर फैक्ट है, जितने ड्रग्स होते हैं उसका ये है, जैसे मैम ने भी बोला कि नहीं उन लोग बाम या डेनराइट ले रहे हैं, बाद में क्या हो रहा है कि उन लोग फिर गांजा या कुछ और लेने लग जाते हैं। तो इसका 2 एक्चुअली होता क्या है कि जितने भी ड्रग्स होते हैं ना, उसको एक आप जब बिगिनर रहते हैं तो जो डोज लेते हैं 1 डोज आपको, उसके बाद ना वो बढ़ते चला जाता है। आप गिरफ्त में फंस जाते हैं। हाँ, जी। मतलब कि आपको उसी इफेक्ट को पाने के लिए आपको हो सकता है कि 10 टाइम्स आपको लेना पड़ेगा। लेना। तो जब वो ले रहे हैं आप, तो ऑब्वियसली आपको पैसा उतना चाहिए होगा। फिर और तो जो दूसरे अनैतिक काम फिर अनैतिक शुरुआत आपका हो जाती है। क्रिमिनल वो नहीं, सारा नहीं, कुछ होता है। मैं देखता हूँ, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ किसी यूनिवर्सिटी या स्कूल का, लेकिन आजकल एक फैशन बना है कि भाई आप हमारे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं तो आप एक जो है घोषणा पत्र दे दिए कि भाई हम जो है नशा नहीं करेंगे, फला नहीं करेंगे, और वो अपनी, और अगर करेंगे तो आपको ये सजा मिलेगी, और उसके बाद वो इतिश्री मान लेते हैं अपनी जिम्मेवारी को। आपको क्या लगता है कि जहाँ से शुरुआत हो रही है स्कूलों से, या जो उस एज के बच्चे, माँ बाप तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंत में वो महत्वपूर्ण जो है, सब कुछ अंत में माँ बाप को ही करना है, बिल्कुल। लेकिन जो हमारा समाज है, हमारा स्कूलिंग सिस्टम है, हमारा यूनिवर्सिटीज है, उसको क्या मतलब भूमिका निभानी चाहिए? सर, स्कूल के बाद जो मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप सिर्फ आप आए बच्चा, आपने उससे एक पेपर पे, बॉन्ड पेपर पे साइन करा लिया या ये सब कर लिया, वहाँ से नहीं होगा। आप क्यों ये चीज़ अप्लाई कर रहे हो, आप क्या इसके कारण है अप्लाई करने के। तो जैसा है कि उनको एक ऑफिशियल ऑथराइज्ड साइकोलॉजिस्ट उनको अपॉइंट करने चाहिए, साइकेट्रिस्ट विजिट में बुलाने चाहिए, क्योंकि बच्चों में बिहेवियरल, मेंटल, फिजिकल चेंजेस आने लग जाएंगे जो इग्नोर किया जाता है। बच्चा क्लास एब्सेंट कर रहा है तो
कभी कभार, ऐसा नहीं है टीचर्स भी ध्यान नहीं दे बिल्कुल, पाते, बिकॉज दे आर ऑल्सो ओवरबर्ड, मतलब वो भी परेशान है, वो भी बहुत ओवरबर्डन है, तो नहीं समझ आ रहा, बच्चे के मार्क्स कम हो रहे हैं। तो एक ये चीज़ों को भी शुरू में अगर नोटिस किया जाए तो तुरंत वो हाई में जाने से, मतलब बच्चा एक बहुत बड़ी परेशानी में, जो आप केस बता रहे हैं उससे बच जाएगा, वो बिल्कुल बच जाएगा। जो सुसाइड भी रेट्स हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें मिक्स हैं। बच्चे में गिल्ट शुरू हो जाता है कि मेरे माँ बाप ने मुझे पैसा लेके इस कॉलेज में एडमिशन कराया, मैं इस गिरफ्त में फंस गया हूँ, मैं इससे निकल नहीं सकता हूँ, इस वजह से मुझे मेंटल इश्यूज हो रहे हैं, हेलुसिनेशन, डेल्यूशन, बहुत सीवियर डिप्रेशन के केसेस आ जा रहे हैं बिकॉज ऑफ एडिक्शन, मतलब नशे की वजह से। तो सुसाइड रेट्स भी इन वजह से बढ़े। तो जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि स्कूल को अवेयरनेस प्रोग्राम, ऑथराइज्ड साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर, साइकेट्रिक सोशल वर्कर, कि कहीं बच्चे के फैमिली में कोई साइकेट्रिक सोशल वर्कर वो रहते हैं कि जो फैमिली पे जाके इंटरवेंशन करते हैं कि कहीं फैमिली में कोई इशू तो नहीं है जो बच्चा इतना परेशान दिख रहा है। अगर बच्चा स्ट्रेस में है, एंग्जाइटी में है, तो उस चीज़ को हटाने के लिए वो क्या करेगा? इजी साधन क्या है उसके लिए? स्कूल में नशा बच्चे के लिए सबसे इजी है कि वो पढ़ाई में फेल हो रहा है बार बार, घर पे नहीं बता सकता है, घर का माहौल ख़राब है, तो उसके लिए सबसे इजी चीज़ है, कम्युनिकेशन पैटर्न डेवलप नहीं हो रहा है, अगर उसको सोशल एंग्जाइटी है, जैसे बच्चा स्टेज पे परफॉर्म नहीं कर सकता है, स्टैमरिंग के जहाँ केसेस रहते हैं जो क्लास में मैम भी देखती होंगी, उन बच्चों के बहुत सारे चांसेस रहते हैं अपनी हीन भावना को कम करने के लिए, इस नशे में जाने के लिए। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों का आप जब ओरिएंटेशन क्लासेस होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, तो आपको बच्चे से आप पूछ सकते हैं क्या तुम्हारी क्या, ऐसे नहीं कि क्या मेंटल इशू, ये नहीं, क्या कमजोरियां हैं जिसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। उन फाइल्स को आप, जो भी आपके यहाँ ऑथराइज्ड काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि हर जगह ये बिल पास है गवर्नमेंट पर, है नहीं कहीं भी, बहुत कम कंजूसी में, क्योंकि देश में मेंटल हेल्थ पे बात लोग नहीं करना चाहते हैं। ऑथराइज्ड काउंसलर सीबीएसई बोर्ड ने भी, ठीक है, जो भी है हेल्थ एंड वेलफेयर, हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने सबने किया है कि होने चाहिए, पर वो कहीं भी नहीं है। कहीं भी एक ऑथराइज्ड मतलब जो पूरी तरीके से इन चीज़ों में हो, उनको अपॉइंट करना कि ठीक है, वो अगर हफ्ते में एक बार ही आ रहे हैं तो आप उनको उस क्लास के बच्चे का एक बिहेवियरल रिपोर्ट दे सकते हैं। वो अगर 1 घंटा भी उस बच्चे से बात करेगा तो इसकी शुरुआत ही नहीं होगी, वो वहीं ख़त्म है कि तुमको सोशल एंग्जाइटी है बेटा, तुमको ये प्रॉब्लम है, इसके लिए तुम ये टेक्निक्स अपना सकते हो, ठीक है। हो सकता है तुम्हें तुम्हारा फ्रेंड ये रास्ता भी दिखाए, पर इससे कोई ज़्यादा लाभ नहीं होना है, क्योंकि आप वहाँ कम्युनिकेट कर रहे हो कि तुमको लोगे तो तुम्हें लगेगा कि तुम स्टेज पे बात कर पाओगे, तुम सोशली फिट हो रहे हो, ठीक है, तुम्हें परिवार की टेंशन नहीं होगी, नींद अच्छी आ रही है। तो हम लोग जैसे यही बोलते हैं कि प्रॉस एंड कॉन्स बताओ इसके क्या है, तो वहीं आप उस बच्चे से पूछोगे कि इस नशे से तुम्हें क्या लाभ होगा, उस समय की टेंशन ख़त्म हो जाएगी ना, 1 साल बाद क्या होगा बेटा, तो उसका नहीं है ना, तो वहीं से रोकथाम शुरू हो जाएगी सर। तो अवेयरनेस प्रोग्राम्स, इंडक्शन प्रोग्राम्स इसके बारे में, काउंसलर, साइकेट्रिस्ट, साइकेट्रिक सोशल वर्कर रेगुलर बेसिस पे स्कूल में विजिट होनी चाहिए, अपॉइंट होने चाहिए कि जो क्लासेस में जाएं, टीचर्स नोटिस करें। टीचर हर एक बच्चे की काउंसलिंग नहीं कर सकते हैं, नहीं पॉसिबल है, पर वो नोटिस कर सकते हैं कि ये बच्चा 3 दिन से क्लास में एब्सेंट है, ये बच्चे का स्टैमरिंग इशू है, ये बच्चे का सोशल एंग्जाइटी इशू है, ये बच्चा बहुत अच्छे मार्क्स से 80% ला रहा था, सडनली इसके इस इंटरनल में ये फेल हो गया है। छोटी छोटी ही चीज़ें आपको बहुत चीज़ों से बचा सकती हैं, और हम इसको इग्नोर करते हैं, और कब पकड़ते हैं, जब बहुत हाई टाइम हो जाता है। ये तो हुई कि क्या अभिभावक कर सकता है, यूनिवर्सिटीज़ क्या कर सकती है, स्कूल क्या कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि सलाह और सुझाव जो है वो लोग नहीं मानना पसंद करते, हमारे तो वहाँ कानून की दबिश जो है वो मायने रखती है। जो आपके जो अनुभव हैं उसके अंश से बताइए कि झारखंड में जो है वो पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन इस पे रोकथाम के लिए क्या कर रहे हैं, अगर कुछ जानकारी, और अगर नहीं करें तो क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि जानकारी तो अब ऐसा नहीं है कि नहीं हो ही रहा है। न्यूज़ वगैरह में जो हम लोग को तो जो मतलब प्रीलिमिनरी जो हम लोग को पता चलता है वो न्यूज़पेपर से ही हम लोगों को चलता है, तो होता ही है। और जहाँ तक है जो नारकोटिक ड्रग्स, साइको कुछ 1985 में ये आया था, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, और इसमें ये सारी मतलब चीज़ों को उसमें जो भी है। लेकिन क्या होता है कि जो
यूज़ करने का उस पर इतना ज़्यादा नहीं है, उस पर उतने कड़े कानून नहीं है। उसमें वो है कि आपका पोजीशन कितना है, आप क्या कल्टीवेट करते हैं, आप क्या उसको सेल करते हैं, तो उसके लिए है, इसके लिए नहीं है। तो बच्चे लोगों को तो खैर हम लोग इस कानून से हम लोग बहुत ज़्यादा थ्रेटन नहीं दे सकते या उन लोगों को उससे हम लगाम नहीं लगा सकते, लेकिन हाँ इसमें नॉन बेलेबल होता है सारे जो भी क्राइम जो भी इससे रिलेटेड रहते हैं और होते हैं, लेकिन वही होता है कि जैसे जो बिल्कुल जो सैडी सेलर्स लोग होते हैं उन्हीं लोगों को पकड़ में आते हैं जो ऊपर वाले होते हैं, क्योंकि ये बड़ा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है बहुत ज़्यादा। और इसमें चूँकि इतना पैसा होता है कि फिर मतलब लोग मुंह बंद करा देते हैं पैसे से या कुछ उस तरह से भी उन लोगों का दबिश रहता है। तो ये सब है। खबरें जो आ रही हैं कि इस जो धंधे में महिलाओं को भी जोड़ा है। जी हाँ, महिलाओं को भी, ताकि उस पर शक नहीं किया जाए, बच्चे लोगों को भी किया जाता है। तो ये तो है बिल्कुल, और ये अभी से चला ही आ रहा है। वो जो पुलिस के जो भी अनुसंधान है उसमें कहा जा रहा है कि उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, वहाँ से पोर्ट हो रहे हैं वहाँ से, और झारखंड बीच में पड़ता है, यहाँ से होके जाते हैं, तो यहाँ भी उसकी खपत जो है, और शायद इसी की वजह से यहाँ जो केसेस जो थे उसकी संख्या लगातार बढ़ रही है। जी बिल्कुल जी मैम, अब क्योंकि कार्यक्रम खत्म होने का वक्त आ गया, एक मतलब मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगा आपसे, आपको लग रहा है कि कुछ अगर छूट रहा है जो इस बातचीत में होनी चाहिए, तो आपके सुझाव है तो मैं पेरेंट्स का रोल ज़रूर बोलूँगी कि घर का इन्वायरमेंट बच्चों के लिए, बच्चे या यूथ जो भी हमारी युवा पीढ़ी है, हम उनकी रोकथाम की बात करें या एडिक्शन में, तो उसमें परिवार का बहुत ज़्यादा रोल होना चाहिए। आपको अपने घर में बहुत ज़्यादा बच्चों के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। एक हेल्दी इन्वायरमेंट बनाने की कोशिश करिए। घर को अच्छे से, कोई भी अगर टेंशन है, मुसीबत है, कुछ भी अगर परेशानी हो रही है तो उसके बारे में खुल के बात करें। बच्चों के साथ एक कनेक्शन बनाइए, और बच्चों के लिए सबसे बड़ा मैसेज ये है कि हर एक समस्या का हल तुरंत मत ढूंढिए, ठीक है, थोड़ा वेट करिए, आसपास देखिए, लोगों से बात करिए, आप उस समस्या से बेहतर निकल पाएंगे। तो ये मेरा एक संदेश। जी मैम, आप अपने जो है बच्चों से, छात्रों से, छात्राओं से क्या संदेश देना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से? ये कि नो टू ड्रग्स, मतलब वो एक्सपेरिमेंट भी नहीं, क्योंकि उसमें वो इतना विस्कस सर्कल होता है कि उसको लोग जनरली जो भी लेते हैं ना, तो ये सोच के नहीं लेते हैं कि मैं एडिक्ट बनूंगा। उसको ये लगता है कि एक पॉइंट में आऊँगा मैं, उससे तो निकल जाऊँगा, तो मैं उस जैसा नहीं हूँगा। लेकिन उसमें वो इतना कुछ रहता है, डिपेंडेंसी जो होती है उसमें वो सारे, कि वो निकल नहीं पाता, इसलिए उसको लेना ही नहीं चाहिए चाहे कुछ भी, क्योंकि उसका कोई मतलब आउटवे नहीं है कि आप उसको ले रहे हैं तो आप उसको रिलीफ आपको होगा। जी, तो उससे आपका भला नहीं होने वाला है। आप दोनों आए इस कार्यक्रम में, बहुत अच्छी बातचीत हुई, आपने सुझाव दिया। उम्मीद है कि जो हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो गार्जियन, उनको जो है वो पसंद आएगा। मेरा भी यही कहना है कि अपने बच्चों से कम्युनिकेशन बढ़ाएं और उनको देखें कि आखिर कहाँ जो है वो कमी है और किस वजह से वो ऐसे चीज़ों में फंस रहे हैं। और साथ ही बच्चों को ये कहना मैं चाहूँगा कि कभी भी जो इन चीज़ों से आपका भला नहीं होने वाला है, और जो भी चीज़ आपको आसानी से किक दे रहा है वो आपको अंतिम में फंसाएगा। इसलिए अपने माँ बाप के साथ जुड़े रहिए और ऐसे गलत कार्यों से दूर रहें। आज का कार्यक्रम यहीं खत्म होता है, तब तक के लिए पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।